तो ये एग्जाम्पल 3 पढ़ते हैं। कहता है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड if the rod is pulled aside from the vertical by a horizontal force of magnitude 3w by 4 acting at the other end of the rod, find the inclination of the rod at rest to the vertical। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो ये रॉड है जिसको मैं मूव कर सकता हूं, उसका एक एंड तो फिक्स्ड है। ये एंड जो फिक्स्ड है उसका नाम हम ए रख लेते हैं। दूसरा जो एंड है जिस जो पकड़ के हम फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, उसको पकड़ के एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3w/4। डब्ल्यू क्या चीज है? वेट है इसका, रॉड का। और क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब इसका जो वेट है इसके सेंटर में वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो दिस इज इट्स वेट। तो अब ये रॉड मैंने यहाँ पे पकड़ के रखी हुई है विद द फोर्स 3w/4, तभी ये रॉड इस पोजीशन पे रह सकती है। अगर हम ये वाली फोर्स हटा दें, ये 3w/4 वाली फोर्स हटाएं, तो क्या होएगा कि ये रॉड जो है वो वर्टिकली हैंग करने लग जाएगी, वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो अब वो कहता है कि जो इस टाइम पोजीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है इस टाइम, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फाइंड द एंगल मेड बाय रॉड विद द वर्टिकल। ये देखिए कहते हैं 3/4 एक्टिंग एट द अदर एंड ऑफ द रॉड, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड एट रेस्ट टू द वर्टिकल, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हिंज। अच्छा, इस सिस्टम को हिंज कहते हैं। ये जो दरवाजा जहां से फिक्स होता है वो हिंज से फिक्स्ड है। तो इस हिंज की वजह से यहाँ पे रिएक्शन है इस एंड पे, वो रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। और रॉड की इंक्लिनेशन क्या है वर्टिकल के साथ, कि उसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है, वो एंगल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बना लूं। तो this horizontal is my x axis और ये वर्टिकल जो है वो y एक्सिस है। अच्छा जी, तो अब इसका रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी आएगी? जो ए पॉइंट पे रिएक्शन है, अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ये बी पॉइंट पे लगाई है हॉरिजॉन्टल, एक ये मिड पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, तीसरी ये रिएक्शन है। तो फिर रिएक्शन जो है, ये दो फोर्सेस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब द थर्ड मस्ट पास थ्रू दिस। ये जो थ्योरम मैं कह रहा था कल की, बार बार यूज करूंगा हर क्वेश्चन का, कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो वो कनकरेंट है, या वो तीनों पैरेलल है, कि दो अपवर्ड होंगे एक डाउनवर्ड होंगे। या तो ये है सिचुएशन की इक्विलिब्रियम में हो सकती है, अगर ये नहीं है तो फिर ये सिचुएशन है कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब दो फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब फोर्सेस आर नॉट पैरेलल, थर्ड मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट। तो मैं अब यहाँ पे आर फोर्स ये ले लेता हूँ। so this is R रिएक्शन। तो R कैलकुलेट करना है और रॉड का वर्टिकल के साथ एंगल कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो अब इस पे पहले तो लेमिस थ्योरम लग सकती है इस पॉइंट पे, ये जो इसको सी पॉइंट कह लो। इस सी पॉइंट पे तीन फोर्सेस है मेरे पास। तीन फोर्सेस कौन कौन सी है? एक फोर्स तो हमने खुद लगा के रखी है, ये वाली। 3w/4, तो ये जो फोर्स है दिस इज 3w/4। दूसरी फोर्स ये वेट है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड। और तीसरी फोर्स वो जो रिएक्शन है
इस डायरेक्शन में आर। तो अब एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो इसका मतलब कि यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। लेमिस थ्योरम का मतलब है कि आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, ये डब्ल्यू और ये 3W/4, ये एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच तो 90 डिग्री का एंगल है। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एंगल बिटवीन आर एंड बी। और तीसरा है 3W/4। सो 3W/4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। तो अब वो कहता है कि मान लो ये एंगल थीटा है, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो W ओवर, W इधर है, तो इन दो फोर्सेस के बीच जो ऊपर वाली दो हैं इनके बीच ये एंगल फिर कितना हो गया यहां से लेके यहां तक। तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। इधर वाला मैंने थीटा एज्यूम किया है, तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा, तो दिस इज साइन पाई माइनस थीटा। और 3W/4 इस फोर्स को किसके प्रोपोर्शनेट करना है कि साइन ऑफ दिस एंगल। सो दिस implies R ओवर साइन 91 होता है। सो दिस थिंग इज इक्वल टू W ओवर साइन पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। सो ये साइन थीटा ही रहेगा। दिस इज 3W/4 ओवर साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो थीटा भी कैलकुलेट करना है, आर भी कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों से ये लास्ट टू से हमारे पास क्या आएगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वो तो आ जाएगा टेन थीटा। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, अब ये इधर चला गया वो उधर आया, डब्ल्यू कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो ये वाली ये पॉइंट को रखें ओ। तो इस ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है इसका ओ ए और बेस है ओ सी। तो इसने इधर लिखा है ए ओ ओवर सी ओ इज इक्वल टू 4/3। अब वो कहता है कि ट्रायंगल्स ए बी ओ ये बड़ी वाली ट्रायंगल एंड GBC। अच्छा, अब जी पॉइंट कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल तो है AOB। ये सबसे जो आपको बड़ी ट्रायंगल दिख रही है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं, GBC। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। देखिए एक बड़ी ट्रायंगल है ये वाली AOB, और एक इसके बीच ये वाली ट्रायंगल है GCB। ये जी जो है इस रॉड का मिड पॉइंट है। सो ये दोनों साइड्स बराबर है, और ये GC ये इसके पैरेलल है। अब और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एक एंगल दो ट्रायंगल्स का कॉमन है। तो इसका मतलब कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल और छोटी वाली ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं। तो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी से मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये जो छोटी ट्रायंगल है इसकी साइड मान लीजिए CB ओवर ये बड़ी साइड OB। तो इसने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी से, अच्छा ये देखो लिखा हुआ है इधर CB ओवर OB की जगह उलट लिखा है, पहले OB इज साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय साइड ऑफ दिस स्मॉलर ट्रायंगल्स। सो OB ओवर CB। दूसरी साइड लिखी है AB। सो ये जो AB है ये वाली AB, इसके प्रोपोर्शनेट क्या लिखेंगे, ये GB।
सो ए बी ओवर जी बी इज इक्वल टू ओ बी ओवर सी बी। तो ए बी ओवर जी बी इज इक्वल टू ओ बी ओवर सी बी। और ए बी जो है वो जी बी का ट्वाइस है, क्योंकि जी तो मिड पॉइंट है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ए बी की जगह 2 GB लगा दिया, तो जी बी और जी बी कट गया, तो हमारे पास ओ बी आ गया। ओ बी इज इक्वल टू 2 CB। ये देखो, ये ओ बी जो है, ये वाली लेंथ ओ बी इज इक्वल टू सी बी का ट्वाइस, मतलब ये वाली चीज और ये वाली लेंथ आपस में बराबर है। तो सी बी सी ओ के बराबर है। दिस सी बी इज इक्वल टू दिस सी ओ। तो इसका मतलब इसने लिख दिया ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी ओ। अब ये वाली ऊपर वाली जो इक्वेशन थी ए ओ ओवर सी ओ, 4/3 लिखा हुआ था, और दूसरी ये इक्वेशन है ओ बी ओवर ओ ए। नहीं, दूसरी ये इस इक्वेशन से ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी ओ। तो यहां से क्या किया इसने कि सीओ की वैल्यू ओ बी बाई 2 इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 2 जिसको लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 में सीओ की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास, और फिर रेसिप्रोकल भी कर दिया, तो ये आ जाएगा ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू 3/2। अब ओ बी ओवर ओ ए, अब मेरे वाले इस पिक्चर में देखो, जो ये मैंने नोटबुक में बनाई है, इसमें ओ बी, ये लेंथ है ओ बी ओवर ओ ए। तो किसी ट्रायंगल में ये जो है ओ बी ओवर ओ ए, अगर मैं इधर वाले एंगल का कुछ नाम रख लूं, मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली साइड उसका बेस होती है। तो इसका मतलब ओ बी ओवर ओ ए जो है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू 3/2। पर अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा इज ओ ए बी। तो इसने देखिए, अब यहां आ जाइए, tan एंगल ओ ए बी जिसको मैंने अल्फा लिखा है, दिस थिंग इज इक्वल टू 3/2। इसने कौन सा एंगल का tan कैलकुलेट कर दिया? ये वाला। मैं तो यही कैलकुलेट करना चाह रहा था वैसे, कि मेरी जो रॉड है इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है। ये देखिए, मैंने इधर बोला था कि मैंने ये एंगल कैलकुलेट करना है, पर ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट ही है। तो अब हमने इसका tan कैलकुलेट कर दिया है कि tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ ये कौन सा एंगल है? ओ ए बी। सो दिस वी हैव कंप्यूटेड एज 3/2। तो इसका tan इनवर्स कर दो, तो tan इनवर्स 3/2। तो एक क्वेश्चन का पार्ट तो हो गया कि मैंने ये एंगल कैलकुलेट करना था कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है, वो ये एंगल बनाया है tan इनवर्स 3/2। दूसरा क्वेश्चन था फाइंड दिस रिएक्शन, वो रिएक्शन इस फॉर्मूले से अब कैलकुलेट कर दो, कि आर कैलकुलेट करना था। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर साइन थीटा। पर हमने एक tan थीटा पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है। tan थीटा जो है वो 4/3 है, तो tan थीटा थे हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इस ट्रायंगल से ही कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 इधर लगा दो, तो रिएक्शन मेरे पास आ जाएगा 5W/4। तो ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक रिएक्शन और एक एंगल विद द वर्टिकल। तो अब क्या क्वेश्चन है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पेग बाय 2 strings attached at one end to the peg and other
टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ रॉड। अच्छा, अब क्या चीज है कि मेरे पास एक पेग है कि कोई खूंटी लगाई हुई है ऐसे दीवार पे, उसके साथ दो स्ट्रिंग लगा के, एक स्ट्रिंग छोटा है एक बड़ा है, उसके स्ट्रिंग के जो दूसरे एंड्स है वो एक रॉड के साथ हमने बांध दिए हैं। तो जब रॉड के साथ बांध दिए तो रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि उसका जो वेट है, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द मिड पॉइंट, सो दिस इज वेट डब्ल्यू। और जो रॉड इधर बांधी हुई है धागे के साथ, उनकी वो टेंशन है स्ट्रिंग की। सो मान लीजिए इधर टेंशन T1 है, इधर टेंशन T2 है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं इसमें। तो ये मेरे को गिवन है सिस्टम। A uniform rod of weight W is suspended from a peg by two strings attached at one end of the peg and the other to the extremities of the rod. If the angle between the strings is right angle at one string is twice as long as the other. कहते हैं if angle between the strings is right angle, कि ये जो दो strings के बीच का एंगल है ये 90 डिग्री है, एक तो ये दिया है, दूसरा and one string is twice as long as the other, find tension in the strings। और इनकी लेंथ के बारे में भी दिया है कि अगर एक की लेंथ L है तो दूसरे की लेंथ 2L है। सो इधर लेंथ 2L है। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये टेंशंस फाइंड T1 एंड T2। तो अब इसमें भी हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना, या तो किसी पॉइंट पे लेमिस थ्योरम लगाएंगे और या कोई ट्रिग्नोमेट्री का। अब इस पॉइंट पे जो ये पेग है, क्योंकि इसके ऊपर ये लटक रही है रॉड, तो इस पे मेरे पास ये स्ट्रिंग की जो टेंशन है T1 एक इधर है, और ये टेंशन T2 इसका इधर है। तो ये W फोर्स जो है इसके लिए अब ये मैंडेटरी है कि इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि तीन फोर्सेस है और अगर ये इक्विलिब्रियम में है दे मस्ट बी कंकरेंट। तो अच्छा, तो अब इस पॉइंट पे वो लगाते हैं लेमिस थ्योरम। पहली बात तो ये देखिए कि ये वाला डिस्टेंस AG इज इक्वल टू GB, क्योंकि ये मिड पॉइंट से यूनिफॉर्म रॉड है, इसका वेट इज एक्टिंग एट द मिड पॉइंट। लेकिन मैं कहता हूं कि दीज टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस आल्सो। ये कल भी ऐसा एक पॉइंट आया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके इक्वल क्यों है। कोई बताएगा कि ये OG के बराबर क्यों है? वाई AG GB इज इक्वल टू OG? सब वो सेमी सर्कल यस, बन जाएगा तो हाँ वो बिल्कुल, रेडियस बन जाएगा। क्योंकि हमें ये दिया है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अगर ये तीन ये दो अब बराबर है तो इसका मतलब ये OGA आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अब सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब इधर वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो फिर ये दोनों थीटा बाय टू हो जाएंगे, क्योंकि टोटल सम 180 बनाना है। या मैं ये भी कह सकता हूं दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल वो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसका हाफ हाफ है, कि हाफ उधर है हाफ उधर है। अच्छा, तो अब
हम फॉर्मूला लिखते हैं लेमिस थ्योरम के लिए कि टी वन ओवर साइन क्या आएगा, इस एंगल का साइन है। तो अब इस- ये जो फोर लाइन है, ये मैंने पिक्चर ये ठीक नहीं बनी हुई है कि ये लाइन इधर स्ट्रेट लाइन थी। अ, तो स्ट्रेट लाइन में अब मैंने ये एंगल देखना है टोटल। तो यहां तक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और उसके आगे थीटा/2 और है। सो इसका मतलब T2 और W में एंगल 90 प्लस थीटा/2 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन 90 प्लस थीटा/2। दिस इज इक्वल टू T2 ओवर, अब T2 ओवर एंगल बिटवीन T1 एंड W। फिर वही चीज कि ये वाला एंगल यहां तक तो 90 डिग्री है, उसके आगे ये वाला एंगल कितना है। अब ये वाला होएगा इधर थीटा/2 है, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा/2 है, तो टोटल 180 माइनस थीटा/2 हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा/2, दिस इज इक्वल टू W ओवर एंगल बिटवीन T1 एंड T2। तो T1 और T2 के बीच कितना एंगल होएगा, वो 90 डिग्री होएगा, क्योंकि इसके इनसाइड ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री। तो ऊपर वाला भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो साइन 90। तो यहां से मेरे पास T1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये साइन 90 प्लस थीटा/2 इज कॉस थीटा/2, वो W से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज W कॉस थीटा/2। और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, तो उधर मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज W साइन थीटा/2। इसका मतलब अब अगर मैं ये साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2 की वैल्यू निकाल दूं और किसी तरह से, और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि उसमें T1 और T2 फाइंड आउट करना था। तो अभी तक मैंने नया रूल कोई यूज नहीं किया, सिर्फ ये लेमिस थ्योरम लगाई है। तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। हमें ये दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है OA, दिस लेंथ इज 2 टाइम्स OB, इसको यूज करना है। और ये साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 ये कैलकुलेट करना है। तो अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAB, OAB। अच्छा, इसको ना ट्रायंगल को अपने माइंड में ऐसा सोचें कि थोड़ा उल्टा करके बना लेते हैं। राइट एंगल O पॉइंट पे है और A पे थीटा/2 है। सो दिस इज A, थीटा/2, और उधर B है, B ये वाला है। अब अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा/2 किसके बराबर है, सो साइन थीटा/2 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज OB, OB ओवर AB। और इधर W cos थीटा/2, cos थीटा/2 किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज OA ओवर AB। दिस इज इक्वल टू, अब इस पिक्चर में ओ ए ये लेंथ है, ये वाला रिलेशन अब यूज करना है। OA इज 2 टाइम्स OB, इसको यूज करना है। AB² इज इक्वल टू OA² प्लस OB²। अब OA इज इक्वल टू 2OB है, तो यहाँ पे 2OB अगर लगा दे तो ये 4OB² प्लस
ओ बी स्केयर, सो दिस इज 5 ओ बी स्केयर। इसका मतलब जो ए बी है इज इक्वल टू √5 ओ बी है। तो मैं ये वैल्यू यूज कर लेता हूँ, ए बी इज √5 ओ बी। तो यहाँ पे ओ ए की जगह पे लगा दो 2 टाइम्स ओ बी, और ए बी की जगह पे ये जो रिजल्ट अभी बनाया √5 ओ बी। तो ये ओ बी कट गया, तो T1 तो कंप्यूट हो गया। T1 इज दिस थिंग 2/√5 सिमिल टाइम डब्ल्यू, ये डब्ल्यू भी तो साथ है। और इधर ओ बी ओवर ए बी इज √5 ओ बी टाइम्स डब्ल्यू, तो ये कट गया। सो एक फोर्स तो मेरे पास T2 इज 1/√5 टाइम्स डब्ल्यू है, एंड दिस इज T1 इज 2 टाइम्स √5/W है। कि टेंशन T1 जो है वो टेंशन T2 का ट्वाइस है। तो हम जरा इसमें अब देखें कि लेंथ किधर ज्यादा थी। कि जिधर ये ज्यादा लेंथ है ना, इधर टेंशन भी ट्वाइस है। सो हमने ये कंप्यूट किया कि T1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2, कि इधर वाला वो थ्रेड भी छोटा था। अगर थ्रेड छोटा है तो उसके ऊपर टेंशन भी थोड़ी लग रही है, थ्रेड लंबा है तो इसके बीच टेंशन भी ज्यादा लग रही है। इज a uniform rod of weight W be hinged at one end to a fixed point and at the other end rests against a smooth vertical wall। तो एक रॉड है जो एक पॉइंट पे, तो उसके साथ हिंज अटैच्ड है। हिंज का मतलब बताया था कि जिस पॉइंट पे रॉड वो मूव हो सकती है, और रॉड का दूसरा एंड जो है एक वर्टिकल वॉल के साथ उसको सपोर्ट किया हुआ है। तो ये एक वर्टिकल वॉल है। सपोज दिस इज ए hinge at point A, and a rod is in this position. Okay, one side is hinged and another side is supported along a wall. So this point is B. If the rod makes an angle 30° with the horizontal, find magnitude and direction of reaction at the hinge. अच्छा, अब ये बोला कि ये जो रॉड है इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30° का एंगल बनाया हुआ है। तो ये एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं, सो देन दिस एंगल इज 30°। तो फाइंड करना है कि इस पोजीशन ए पे जहां पे हिंज है, वहां पे हिंज की रिएक्शन की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो अब पहले तो पिक्चर में देखेंगे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो ये यूनिफॉर्म रॉड दी हुई है, तो यूनिफॉर्म रॉड की वजह से इसका जो वेट है, वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट W दिया हुआ है। और ये जो रॉड है वो इस वॉल को प्रेस कर रही है। तो जब वॉल को प्रेस कर रही है तो वॉल का रिएक्शन होगा इसके ऊपर, रॉड पे। तो वो जो रिएक्शन है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द वॉल आएगा इस डायरेक्शन में, जिधर 30° एंगल बनाया है। सो इस डायरेक्शन में एट दिस पॉइंट वी हैव द रिएक्शन। सो सपोज दिस रिएक्शन इज S। अच्छा, अब इसको अगर पीछे एक्सटेंड कर दें, ये जो वर्टिकल लाइन है, तो ये W फोर्स और S फोर्स इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि रिएक्शन एट A विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी लाइन ऑफ एक्शन
So this is reaction at, अच्छा, अब ये हमने आर फाइंड आउट करना है, और आर की डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब कि आर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है या वर्टिकल के साथ कितना है, तो वो हमें डायरेक्शन उससे पता चलेगी। तो अब आर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, या तो लेमिस थ्योरम है, वो इस पॉइंट पे जहां से तीनों फोर्सेस पास हो रही हैं, तो इस पॉइंट पे मैं लेमिस थ्योरम लगा के देख लेता हूँ कि आर कैलकुलेट हो रहा है। अगर कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सोचूंगा कि ये एक ट्रायंगल है ओ ए बी, जिसमें एक एंगल मेरे को ये पता है 30 डिग्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कोई सोचेंगे, या किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। यही फॉर्मूले है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले ये लेबनिज थ्योरम लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिंस आर एस एंड डब्ल्यू एक्टिंग एट ओ आर इन इक्विलिब्रियम, therefore by Leibniz theorem we have, लेबनिज थ्योरम से मेरे पास आर ओवर इज इक्वल टू एस ओवर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर। सो आर ओवर एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, सो ये एक डब्ल्यू और एक एस, डब्ल्यू और एस के बीच तो 90 डिग्री का एंगल है, सो दिस इज साइन 90 डिग्री। और फिर एस ओवर आर और डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच कितना एंगल है, यहां तक एंगल तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री और थोड़ा सा एंगल जो है वो आगे है, ये वाला। अच्छा, और डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू ओवर कौन सा एंगल है, यहां से लेके ये एंगल, सो दिस इज डब्ल्यू ओवर एंगल बिटवीन आर एंड एस। तो इसमें भी ये वाला इतना सा एंगल तो 90 डिग्री का है, और उसके बाद वाला जो एंगल है, ये बुक ने इतना एंगल अल्फा एज्यूम किया है, तो मैं भी यहाँ पे अल्फा लिख लेता हूँ। सो इसका मतलब एंगल बिटवीन एस एंड आर इज 90 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे 90 प्लस अल्फा आ जाएगा। और एस ओवर फिर क्या आएगा, एस ओवर ये वाला सारा एंगल। अब अगर ये वाला अल्फा है तो इसका मतलब ये वाला भी अल्फा होगा। तो अब वो आर रिएक्शन, वो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल 180 डिग्री का है, उसमें से अल्फा माइनस कर दें तो ये 180 माइनस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज साइन 180 माइनस अल्फा। सो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू एस ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर ये साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा। तो अब लेबनिज थ्योरम लगा के ये हमारा आर कंप्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये डब्ल्यू तो गिवन है, अल्फा गिवन नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर कॉस अल्फा आ गया। पर अब कॉस अल्फा किसी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कंप्यूट करके यहाँ पुट कर देंगे तो आर कंप्यूट होगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला लगाएं, ये एम एन थ्योरम बताई थी आपको, वो इस पे एप्लीकेबल हो रही है। एम एन थ्योरम क्या थे कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये उसमें से एक लाइन पास हो रही है जो कि इसको m इज टू n रेशो में बेस को डिवाइड कर रही है, और ये वाला एंगल इधर वाला मान लीजिए थीटा है, तो ये बताया था कि m प्लस n
कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर ये वाले एंगल यूज करने हैं तो एक फॉर्मूला था, अगर ये ए और बी एंगल यूज करने हैं तो दूसरा फॉर्मूला था। तो अब इस केस में ये ऊपर वाले एंगल्स पता है, ये वाला और ये वाला, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा, अगर ये एंगल अल्फा और बीटा है तो एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ये फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल पे लगाऊंगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव, अब जो रेशो है एम इज टू एन, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड का वेट तो उसके मिड पॉइंट से है, तो ये रेशो 1:1 है, तो एम एन तो 1:1 है, तो इसका मतलब एम प्लस एन की जगह पे आ जाएगा 2 कॉट, अब ये एंगल जो थीटा एंगल है वो ये वाला एंगल है, तो ये एंगल हमें पता है कि दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, इधर वाली जो ट्रायंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, इट इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो एक एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 30 दिया हुआ है, और दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बाहर वाला एंगल पता चल गया कि 120 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 cot 120 इज इक्वल टू, दूसरी साइड है m cot अल्फा, तो ये 1 cot 90, 1 cot 90 माइनस 1 cot अल्फा, इधर एंगल ये अल्फा है, सो 1 cot अल्फा, सो दिस इम्प्लाइज, अब जो है cot 120 डिग्री, इसको आप सोचें cos 90 प्लस 30 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 30, सो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 0 है माइनस cot अल्फा, तो दिस इम्प्लाइज रेसिप्रोक, अच्छा यहाँ पे -2 tan 30 मीन्स sin 30 ओवर cos 30 किया तो 1/√3 आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। अब इनको इधर रेसिप्रोकल कर दे और इसको इधर नीचे ले आए तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/cot की जगह पे tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये √3/2 आ जाएगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले में कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस अल्फा मैं यहाँ टेन अल्फा से कंप्यूट कर लेता हूँ कि ये एक ट्रायंगल में अगर ये एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 3 + 4, यहाँ पे √7 आ जाएगा, ठीक है ना, ये √7 आएगा। तो अब इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√7, तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू ऊपर पुट कर दो इधर आर में, सो देयर फोर आर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो √7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, सो W/2 × √7, तो ये आर कंप्यूट हो गया अपना। तो अभी आर की डायरेक्शन नहीं कंप्यूट हुई, आर का मैग्नीट्यूड तो कंप्यूट हो गया, तो आर की डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब कि ये आर का जो ये वाला एंगल है ये कंप्यूट करना है, कि अगर मेरे को अल्फा पता चल जाए कितना है तो फिर ये भी पता चल जाएगा, तो अल्फा हमें पता चल चुका है, अल्फा यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, किसी भी जगह से अल्फा देख लो, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू है टेन इनवर्स √3/2, इसमें π/2 ऐड कर दो प्लस
पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू इज द डायरेक्शन ऑफ आर। नेक्स्ट है कि ए बीम हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स इट इनटू टू portions of lengths A and B rests in equilibrium with its ends resting on two smooth inclined planes of inclination alpha and beta। तो अब उसने ना दो प्लेन दिए हुए हैं जिन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया हुआ है अल्फा एंड बीटा। So this angle is say alpha, this angle is beta, this is angle with the horizontal। अब एक रॉड है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस रॉड को A:B रेशो में डिवाइड कर रही है और वो रॉड इसके बीच ऐसे रखी हुई है। अगर लिखा हो ना कि रॉड इज यूनिफॉर्म तो उसका मतलब होता है कि उसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है वो मिड पॉइंट पे है। अब क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म नहीं है तो उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी दी हुई है विच डिवाइड्स दिस रॉड इन रेशो A:B। तो मैं किसी भी जगह पे वो A:B लगा लेता हूँ ये रॉड। सो सपोज दिस पॉइंट इज the center of gravity, so weight is here, so which divides in ratio A:B। मतलब A:B का यहाँ इसने रेशो नहीं दी, यहाँ टोटल लेंथ ही दी हुई है कि इस साइड की लेंथ A है तो इस साइड की लेंथ B है। ये जिसको मैं अभी रॉड बोला था एक बीम है, तो फाइंड आउट करना है कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है। एक तो ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बनाया है। दूसरा ये फाइंड आउट करना है कि इन पॉइंट्स पे जिन पॉइंट पे ये प्लेन को प्रेस कर रही है बीम नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वो है रिएक्शंस, तो वो रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं कि वो कितने हैं। and the find inclination of the beam to the horizontal and reactions of the planes। तो इस प्लेन का रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा इधर, इस प्लेन का रिएक्शन भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा इधर। मैं जरा पिक्चर थोड़ी नीचे कर दो। तो इसका नाम है R1, इसका नाम है R2। और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये तीन फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। ये जो W है इसको मैं अगर ऊपर एक्सटेंड करूं तो ये उसमें से पास होना चाहिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका है। अच्छा अब ये देखिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो तो अगर ये अल्फा है तो इट मींस दिस एंगल इज अल्फा। ऊपर वाला एंगल तो मैंने कैलकुलेट करना है कि बीम ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस वी आर टू कैलकुलेट। सो एक थीटा कैलकुलेट करना है, एक R1 और R2 कैलकुलेट करना है। तो पिक्चर हमारी बन चुकी है। तो अब इस पिक्चर में हम क्या कर सकते हैं, इस पे mn फॉर्मूला लगाएंगे और इस पॉइंट से तीन फोर्सेस पास हो रही हैं, इस पॉइंट पे लेमिस थ्योरम लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल उससे हमारे ये रिएक्शंस R1 R2 ये कैलकुलेट हो सकते हैं और ये थीटा भी शायद कैलकुलेट हो जाए। तो मैं पहले ना लेमिस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि R1 ओवर इज इक्वल टू R2 ओवर इज इक्वल टू तीसरी फोर्स है W, वेट है उसका, वेट ओवर
ये दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये जो प्लेन है, इनके बीच एंगल मेरे को दिया हुआ था अल्फा। तो मैं ये कहता हूं कि एक मैंने परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रा करूं और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करूं, ये जो दो लाइंस जहां पे भी मिलेंगी उनके बीच का एंगल भी अल्फा होगा, तो उस वजह से ये अल्फा लिख दिया है। और दूसरी साइड पे सेम ही रूल लगाना है। अब कहाँ पे लगाना है? अब ये एंगल मेरे पास बीटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है। दूसरी ये प्लेन जो बी दिया हुआ है, इस प्लेन पे ये वाली लाइन रिएक्शन R2 परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन और प्लेन के बीच उतना ही एंगल होगा जितना एंगल ये प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये बीटा है, तो ऊपर वाला भी फिर बीटा हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा सकता हूँ। अभी मेरे को एक ये एंगल भी पता होना चाहिए अगर मैंने फार्मूला लगाना है तो। ये एंगल कितना है, ये मैंने थीटा एक यही एज्यूम किया है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इधर वाला 90 माइनस थीटा होएगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से ये भी 90 माइनस थीटा है। तो ये एंगल भी पता चल गया। तो अब ट्रायंगल ओ ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर अल्फा प्लस बीटा है, तो बाहर वाला जो एंगल है, सो दिस इज पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। R1 ओवर कितना आएगा, साइन पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा, वो तो है यहां तक, लेकिन ये भी तो साथ करना है। मेरे को ये टोटल एंगल चाहिए यहां से लेके यहां तक, प्लस अल्फा। सो प्लस अल्फा ये सारा करना है। R2 ओवर, सो R2 ओवर कितना आएगा, साइन ये सारा एंगल, हाँ ये वाला भी एंगल अब पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो इसमें बीटा और ऐड कर लो, तो पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा में बीटा ऐड किया, पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। सो दिस इज पाई माइनस अल्फा। और इधर W ओवर साइन ऑफ दिस एंगल, सो दिस इज साइन ऑफ, अब ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नीचे है, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। तो दिस इम्प्लाइज R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 इज, यहां से ये अल्फा और अल्फा कट गया, तो साइन पाई माइनस बीटा इज सेम एज साइन बीटा। साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो W साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। R2 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, सो W साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास एक R1 और R2 ये कंप्यूट करना था, ये तो यहीं से हो गया लेमिस थ्योरम लगा के ही। और क्या चीज फाइंड आउट करनी थी कि ये बीम ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया है, थीटा। वो थीटा का यहाँ लेमिस थ्योरम में कहीं रोल नहीं आ रहा, तो अब वो थीटा कंप्यूट करने के लिए वो हम लगा लेते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, अब यहाँ पे एम एन थ्योरम लगाएंगे। एम जो है ए और एन बी है, सो ए प्लस बी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए टेन ए कॉट अल्फा, ए कॉट अल्फा माइनस बी कॉट बीटा। नाउ टेन नाइन कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, सो यहां से अपने पास आ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी से डिवाइड कर दो।
ए ओवर ए प्लस बी कॉट अल्फा माइनस बी ओवर ए प्लस बी कॉट बीटा। तो थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा मींस tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग विल बी द थीटा। देखते हैं कि इसका आंसर कितना है। ठीक है आंसर कि थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग। ये एग्जांपल 10 है। एग्जांपल 10 में है कि ए हैवी रॉड ए बी whose center of gravity divides it into two portions A and B is placed inside a smooth sphere. The rod subtends an angle of 2 theta at the center. Find the inclination of the rod to the vertical and the reaction at A and B. तो हमारे पास ना एक स्फीयर दिया हुआ है। इस स्फीयर के बीच में एक रॉड रख दी एट पॉइंट ए एंड बी। रॉड इस तरह से रखी है कि उसने इसके सेंटर पे 2 थीटा एंगल जो है वो सबटेंड किया हुआ है। सो इट सबटेंड्स एंगल 2 थीटा एट दिस। और रॉड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये लिखा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स इट इनटू द पोर्शंस ए एंड बी। अच्छा और हमने ये रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। अब जो मेरा बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने सर्कल के केस में या स्फीयर के केस में रिएक्शंस के बारे में बताया था कि जो रिएक्शंस है वो सेंटर में से पास करनी है। तो अब इस रॉड की जो रॉड इसको नीचे को प्रेस कर रही है और रिएक्शन इसके थ्रू सेंटर वो ये है और इसकी रिएक्शन इधर ये है। सो और वेट जो है वो भी इसी पॉइंट में से पास होगा। ये वेट है। सो डब्ल्यू R1 R2 और ये हमें दिया कि A इज टू B रेशो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने डिवाइड किया है। सो दिस इज A, दिस इज B। Find inclination of the rod to the vertical and the reaction at A and B। तो इसका रॉड का वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसको थीटा मान लेते हैं। और एक रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है R1 एंड R2। तो वही ट्रिग्नोमेट्री के रूल और या लेमिस थ्योरम ही लगेगी कि ये इस पॉइंट पे हम लेमिस थ्योरम लगा देते हैं और mn फार्मूला लगा देंगे। अब mn फार्मूले के लिए इस बार मेरे को ये वाले फार्म और नहीं पता एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। इनके लिए भी रूल है कि अगर ये एंगल्स पता चल जाए तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या रूल है। अब ये दोनों रेडियस है सर्कल के तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो एंगल्स बराबर है। ये टोटल एंगल हमें दिया हुआ है कि टोटल एंगल इज 2 थीटा। मैंने ना यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है इसको भी थीटा लिख दिया, इसका नाम कुछ और रख लेता हूँ कि इसको मैंने जो एंगल फाइंड आउट करना है सपोज दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल मेरे को दिया हुआ है कि दिस एंगल इज 2 थीटा। So if this angle is 2 theta, it means this thing is 90 minus theta, this thing is 90 minus theta. So ये दोनों 90 minus theta के बराबर हो गए। So this is 90 minus theta और ये भी 90 minus
थीटा। अब तीनों का सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो मैं पहले तो इस ट्रायंगल पे, ये वाली ट्रायंगल पे एम एन फार्मूला लगा देता हूँ। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, सो दिस इम्प्लाइज कॉट अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा दोनों से कॉमन आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। सो बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए टेन थीटा, ये आ गया। तो अ, हमने अगर वो एक तो अल्फा ही फाइंड आउट करना था कि अल्फा कितना, कि इस रॉड ने वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया है। तो इसका कॉट इनवर्स कर दो, तो ये एंगल जो है, कॉट इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज द एंगल मेड बाय द रॉड विद वर्टिकल। दूसरा, ये जो रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है R1 R2, उसके लिए ये देखते हैं कि इनके बीच के एंगल्स कितने हैं। सो मेरे पास R1 ओवर इज इक्वल टू R2 ओवर is equal to W over. So now I am applying Lemmy's theorem. Lemmy's theorem. इस ट्रायंगल के दो एंगल तो मेरे को पता है, एक 90 माइनस थीटा है, एक 180 माइनस अल्फा है, क्योंकि बाहर वाला अल्फा है तो अंदर वाला 180 माइनस अल्फा है। तो ये वाला एंगल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि दिस एंगल, तो ये एंगल मेरे पास कितना आएगा। सो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस सम ऑफ अदर टू। अदर टू है कि एक तो 90 माइनस थीटा है, दूसरा दूसरा कितना, 180 माइनस अल्फा। सो 180 माइनस अल्फा, तो दिस थिंग इज इक्वल टू, तो 180 में से ये सारा कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला 180 इस 180 में से कट जाएगा। तो ये माइनस थीटे की जगह पे प्लस थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 90 प्लस थीटा, और ये अल्फा भी प्लस का हो जाएगा, प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस थीटा माइनस 90 ये वाला हो जाएगा। अब इसमें 180 माइनस टू थीटा ऐड कर दो, तो अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं प्लस दिस, प्लस वो जो बाहर था 180 माइनस टू थीटा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। अब 180 में से ये 90 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे पास आएगा 90, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे साइन, ये 180 माइनस 90 किया तो 90 एक आ गया। अच्छा, उसके बाद ये माइनस टू थीटा और प्लस थीटा है तो माइनस थीटा आ गया, और प्लस अल्फा एज इट इज पड़ा है, वो अल्फा मैंने ऐसे ही लगा दिया। तो जैसे ये कैलकुलेट किया है वैसे ही आपने इस साइड पे कैलकुलेट कर देना है। तो मेरा ख्याल अल्फा की जगह पे सिर्फ बीटा आ जाएगा, बाकी तो सारा कुछ वो सेम ही रहने वाला है। तो मैं ये बुक से देख के लगा देता हूँ, आपने ने थोड़ा चेंज दिया उससे। अ, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, इतना इतना एंगल, वो हमें पता है 180 माइनस टू थीटा। तो जो ये अंदर वाला है इतना इतना, ये एंगल, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, कि दो एंगल्स हमें पता है, एक 90 माइनस थीटा, एक अल्फा। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा कर दो और प्लस अल्फा कर दो, ये सब्ट्रैक्ट करके आपने ये एंगल कैलकुलेट कर देना है, और साइन ऑफ वो कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना है। तो यहाँ से अब R1 और R2 कंप्यूट हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस एनी एंगल इज कॉस ऑफ दैट एंगल, तो वो इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये 90 माइनस, ये बाहर ले लेंगे माइनस साइन, तो अंदर माइनस आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। सो दिस इज, ये आंसर ठीक है, R1 का यही आंसर है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 कंप्यूट कर लेना है, तो ये आ जाएगा। पता चल गया जी।